नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पूछे गए सुप्रीम कोर्ट से सवालों की। अब सुप्रीम कोर्ट से जो सवाल पूछे उसका अंदेशा जो है वो पहले से ही था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहले ही मोर्चा खोला हुआ है और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इसमें आना यह तय माना जा रहा था। लेकिन सवाल जो है वो फिर यहीं खड़ा हो जाता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। और मुझे लगता है शायद इस सवाल के ऊपर चर्चा जो है वो जरूर होनी चाहिए, और जब तक इसका समाधान नहीं निकाला जाएगा तब तक हम सुप्रीम कोर्ट से किसी बात को लेकर उम्मीद रखें, मुझे नहीं लगता कि वो नजर आता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह है तो मेरा निजी आकलन, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज भी हम लोग जो है वो एक कहावत जरूर सुनते हैं कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा ही होगा। तो आखिर इस सिस्टम को तोड़ेगा कौन? और क्या यह सही समय है मोदी सरकार का कि वो इस सिस्टम को ब्रेक करे? और अगर इस सिस्टम को ब्रेक नहीं किया जाएगा तो फिर इस तरीके के हालात जो है वो आने वाले समय में और देखने को मिलेंगे। अब ये सिस्टम है क्या? सुप्रीम कोर्ट वाले सिस्टम की अगर हम बात करें तो आजादी के बाद से, और जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे हर व्यक्ति, भारतीय संविधान ये कहता है कि उसको 18 साल की उम्र के बाद में वोट देने का अधिकार है, तो राइट टू वोट। और जहां राइट टू वोट आ जाता है, वोट देने का अधिकार आ जाता है, तो वो व्यक्ति वोट जरूर करता है। और उसमें हो अब आप देखिए, आप भी वोट करते हैं, मैं भी वोट करता हूं, तो जितने भी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वकील हैं, वो भी वोट करते हैं, डॉक्टर भी वोट करते हैं। तो सब लोग जो है वो अपने वोट के अधिकार का पूरा इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है कि वो वोट देते किसको हैं? जैसे मैं अगर किसी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित हूं, आप अपनी एक जो है वो आपकी एक आइडियोलॉजी होती है, आपकी एक विचारधारा होती है, आप उससे प्रेरित होते हैं तो आप उसी पार्टी को वोट करते हैं। तो मान लो मेरी जो विचारधारा है, अगर मैं नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को वोट करता हूं, तो फिर मेरी विचारधारा सरकार के फैसलों के साथ में मेल खाती हुई नजर आएगी। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर हमारी जो विचारधारा है वो कांग्रेस पार्टी के साथ मेल खाती है, हम कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मोदी सरकार कोई भी फैसला लेगी तो उसके हम खिलाफ खड़े नजर आएंगे। क्यों खड़े नजर आएंगे? क्योंकि पार्टी की जो हमारी मानसिकता है वो बनी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज इससे अछूते हैं क्या? तो सुप्रीम कोर्ट के जज अगर वोट करते हैं तो उनकी भी तो विचारधारा होगी, और अगर उनकी विचारधारा होगी तो फिर आप उनसे सही और सकारात्मक फैसले की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये एक इसमें जो बात जो निकल कर आती है। दूसरा, आजादी के बाद से ही, क्योंकि सिस्टम जो है वो 2014 के बाद का जो सिस्टम है हम उसमें नहीं आते। ये जितने भी जो सीजेआई वगैरह, मुख्य न्यायाधीश वगैरह या सीनियर जो जजेस है, वो आप देखोगे कि 2000 से पहले के आसपास ये नियुक्ति हुए थे, तो इनकी नियुक्ति का समय तब का है। और कांग्रेस पार्टी का जो सिस्टम था कि कैसे उन्होंने जो है वो अपनी इच्छा शक्ति से, या हम कहें कि अपने तरीके से लोगों को जज बनाया, उनको कुछ फैसले जो है वो करवाने थे, और उसके बाद में उनको उठाकर जो है वो राज्यसभा की सीटें दे दी। तो आप क्या मानते हो कि उनके फैसला जो है वो दोनों तरफ से या दोनों पक्षों को सुनकर आए होंगे या फिर बायस रहे होंगे? और आप अगर रिसर्च करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने अपने फायदे के लिए जजों की नियुक्ति की अपने हिसाब से, और फिर उसके बाद में, क्योंकि आजकल हम पढ़ते हैं ना कॉलेजियम से टकराव की स्थिति, कई चीजें आती है, तो फिर वो जो सिस्टम है, पुराना जो सिस्टम बना हुआ है, एक डर्रा जो बना हुआ है, उससे मोदी सरकार जो है वो किस तरीके से लड़ेगी? अब मान लो किसी जज का जो है वो फादर भी जज था, अब वो उसका बेटा भी जो है वो न्यायाधीश बना हुआ है, और उनकी मानसिकता जो है वो लेफ्टिस्टों की है, तो उस मानसिकता से कैसे लड़ोगे? और जज के फैसले में क्या उस मानसिकता का प्रभाव दिखाई नहीं देगा?
हम बात करते हैं ना जैसे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की, तो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी का प्रभाव है सुप्रीम कोर्ट में, ये साफ तौर से सबको पता है, क्योंकि कपिल सिब्बल तो कानून मंत्री भी रहे हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से, उच्चतम न्यायालय हो या हाईकोर्ट के जो न्यायालय थे, तो जब ये कानून मंत्री रहे, सरकार इनकी थी, तो क्या फैसलों में इनका प्रभाव नहीं था? और अगर फैसलों में प्रभाव था तो आज भी जो है, अगर कोई न्यायाधीश फैसला देता है और उसका वकील अधिवक्ता अगर अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल है, तो उसमें उसकी झलक साफ तौर से देखी जा सकती है। तो हम इससे नकार नहीं सकते कि न्याय प्रणाली जो है वो बिना दबाव के काम कर रही है। कहीं ना कहीं दबाव जो है वो साफ तौर से नजर आता है। अब 2014 के बाद में ऐसे कितने जज हैं जो इस विचारधारा से निकलकर आए हो? और फिर जब हम इसमें बात करते हैं तो एक सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है कि भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार में अभी आपको पता होगा, एक जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे, जो ट्रांसफर होकर दिल्ली हाई कोर्ट में आ गए थे, उनके घर पे अब खबर यह है कि 15 करोड़, 20 करोड़ या 50 करोड़, तो इतने केस जो है वो आया कहां से? तो क्या सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार से अछूता है? और आप और हम आम नागरिक को यह पता है कि किस तरीके से फैसले जो है वो दिए जाते हैं। तो अब इसमें आप उदाहरण का ले सकते हैं। उदाहरण में अगर आपको मिलेगा जैसे शाहबानो केस, जो चर्चित केस है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार ने बदल दिया और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाथ बांधकर देखता रहा। लेकिन आज इसकी स्थिति यह है कि केंद्र सरकार का कोई भी फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें सुनवाई को तैयार हो जाता है, उसमें टांग अड़ाने की आदत हो गई। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस पर चर्चा करने से पहले, ये हमारी जो है वो मानसिकता को टटोलता है। और अगर हम इस मानसिकता से विचार करेंगे ऐसा सोचकर, तो मुझे लगता है कि शायद ये मामला जो है वो हमें समझ में जल्दी आएगा। अब जब राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछे हैं, तो BR गवई को इसके जवाब देने पड़ेंगे। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसकी जरूरत ये पड़ी कि भारत का जो संविधान है वो सुप्रीम कोर्ट को अपनी शक्तियां देता है और राष्ट्रपति को अपनी शक्तियां देता है, और इनका अलग अलग आर्टिकल में जो है वो अलग अलग तरीके से उल्लेख किया गया है। अब जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्टडी करते हैं, जो ब्रिटेन से लिया गया है भारतीय संविधान में, तो इसमें हम इसको संसद कहते हैं हिंदी में। और संसद के 3 भाग होते हैं, एक लोकसभा जिसको लोअर हाउस कहा जाता है, फिर राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहा जाता है, और फिर उसके बाद में आता है प्रेसिडेंट, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। अब इन तीनों को अगर हम लेयर में देखते हैं, क्रम में देखते हैं, तो सरकार, अब कानून बनाने का अधिकार जो है वो संविधान ने सरकार को दिया है, केंद्र सरकार को, और कुछ जो है वो विधायी शक्तियों को हम कह सकते हैं कि राज्य सरकारों को। तो केंद्र सरकार उस मसौदे पर चर्चा करती है और एक बिल जो है वो संसदीय कमेटी के द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। अब उसमें बहस की जाती है। बहस होने के बाद में 2 तरह के बिल होते हैं, एक जो सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं और दूसरे जो जिनके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब आधे से 1 ज्यादा, और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 मेजोरिटी के साथ उसको पास कराना जरूरी होता है। तो सरकार उसको लेकर आती है लोकसभा में, वो संवैधानिक प्रक्रिया से पास होता है। उसके बाद में वो अपर हाउस में जाता है, जहां पर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, राज्यसभा के MP, वहां पर उसमें बहस होती है। फिर उसके बाद बिल को जो है वो उसी मेजोरिटी के हिसाब से पास किया जाता है, और उसके बाद में अधिकार क्षेत्र शुरू होता है राष्ट्रपति का। तो संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास में 3 शक्तियां हैं, और इन तीनों शक्तियों पे जो अभी जो टकराव चल रहा है, तो वो टकराव क्या चल रहा है, जो अनुच्छेद 200 में अगर आप देखोगे संविधान के, तो आपको समझ में आएगा। एक जो अभी टकराव चल रहा है उसी के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन मैं अभी राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा हूं। एक कि राष्ट्रपति जो है वो उसको सहमति दे दे, तो राष्ट्रपति अगर उस बिल के ऊपर सहमति देता है तो वो कानून बन जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति के पास में पावर है कि वो इसको वापस जो है वो संसदीय कमेटी में या संसद के पास जो है वो विचार के लिए भेज दिया जाए, मतलब असहमति जता दे। तो दूसरी स्थिति में अगर सरकार को लगता है कि बिना किसी बदलाव के ये कानून या ये बिल जो है वो राष्ट्रहित में है, संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करता है, तो वो उसको वापस लोकसभा में ला सकते हैं। उसके बाद राज्यसभा में वही प्रोसेस फॉलो होता है। लेकिन दूसरी बार जब वो बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट को उसको पास करना ही पड़ता है।
और तीसरा यह है कि प्रेसिडेंट जो है वो उसको, क्यों? क्योंकि संविधान में कहीं भी समय सीमा जो है वो राष्ट्रपति के लिए निर्धारित नहीं की है कि आप इतने समय में इस बिल को जो है वो आपको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये माना जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा। अगर राष्ट्रपति इस बिल को लटका देता है तो वो स्वतः ही जो है वो नष्ट हो जाता है, या हम कहें कि वो हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और ऐसा जो है वो 1984 का आप उठा के देखिए डाकघर संशोधन अधिनियम बिल, जिसमें तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, उन्होंने इस बिल को जो है वो पॉकेट में रखा, एक पॉकेट पावर जिसको हम कह सकते हैं, और उसके बाद में कभी उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए, तो आज तक वो बिल पास ही नहीं हुआ। तो ये राष्ट्रपति की संवैधानिक जिसको हम कहें कि शक्तियां हैं। अब इसमें जरूरत क्यों पड़ी? इसमें आपको ने देखा होगा तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु इस वक्त केंद्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि विपक्ष की जहां जहां सरकार है वो केंद्र सरकार के हर फैसले के खिलाफ नजर खड़े आते हैं, और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की जो मानसिकता है उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। आपने देखा अभी रोहिंग्याओं के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ सरकार ने एक फैसला लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी थी सुनवाई के दौरान। तो ये सुप्रीम कोर्ट का टकराव जो है वो साफ तौर से देखा जा सकता है। तो ये एक सीधे तरीके से संसदीय जो शक्तियां हैं उसको कुचलने की एक कोशिश की जा रही है, और ये वर्तमान समय में, और ये लोकतंत्र के लिए बड़ी जो है वो खतरनाक चीजें भी है। अब तमिलनाडु की सरकार ने जिस तरीके से ये फैसला दिया कि 3 महीने के बाद में अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी बिल को पास नहीं करते हैं तो वो स्वतः ही पास माना जाएगा, और उसके बाद यह टकराव की स्थिति बनी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो सवाल पूछा, उन सवालों की जो है वो मैंने एक लिस्ट निकालने की कोशिश की है, जिसमें से इंपॉर्टेंट चीजें मैंने जो है वो ली है, वो आपके सामने रखूंगा। पहला है, इसमें राष्ट्रपति ने जो सवाल पूछा है, जब राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक मंजूरी के लिए पेश किया जाता है तो उनके पास क्या विकल्प है? ये सुप्रीम कोर्ट से पूछा जा रहा है कि आप ही हमें बताइए कि राष्ट्रपति के पास और या राज्यपाल के पास में क्या विकल्प है। अब अनुच्छेद 200 क्या कहता है? अनुच्छेद 200 ये कहता है कि राज्यपाल, तो राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट करता है स्टेट में। तो राज्यपाल के पास इसको लेकर 3 विकल्प है, या तो वो उस विधेयक पर सहमति जता दे, जैसे कि मैं पहले ही बात कर चुका हूं, तो वो पास माना जाएगा। दूसरा जो है वो सहमति से जो है वो रोक दे उसको, मतलब असहमत हो जाए। और तीसरा है कि अगर राज्यपाल को लगता है कि इसको राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजना है तो वो राष्ट्रपति के पास में विचार के लिए भेज सकता है। तो इसमें समय सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई है, और इनका राज्यपाल जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी शालीनता से और आसानी से कि देश को यह समझ में आए कि सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है। दूसरा, क्या राज्यपाल मंजूरी के लिए पेश किए गए विधेयकों में संविधान के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह और सहायता से बंधे हुए हैं क्या? तो यहां पर हमारा जवाब होगा नहीं, क्योंकि राज्यपाल जो है वो अपनी शक्तियों का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो विकल्प उनके पास है उनको मंत्री परिषद से वो सलाह अपने हिसाब से जो है वो ले सकते हैं, लेकिन उससे बंधे हुए नहीं है। और ये कानून भी आता है, मैं उस पर भी आऊंगा अगले अनुच्छेद में, अगले कुछ पॉइंट में वो चीजें निकल कर भी आएगी। और फिर उसके बाद में आता है, क्या राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग करना न्यायोचित है क्या? ये तीसरा सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया। अब न्यायोचित क्यों, इसको आपको समझना पड़ेगा। जब भी कोई बिल जो है वो लाया जाता है, या राष्ट्रपति जो है उसकी सहमति और असहमति, अगर वो सहमति देता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है वो ये है कि वो बिल जो है वो संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करता है या नहीं। अगर वो असंवैधानिक प्रक्रिया के तहत वो बिल पास किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय ले सकता है, रोक लगा सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ जो है वो बंधे हुए हैं। तो यहां पर यही है कि जब उन्होंने विवेकाधिकार से अपना विकल्प जो है उनका प्रयोग किया है तो वो तो न्यायोचित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कह सकता है कि ये अनुचित है? फिर उसके बाद में आता है, क्या संविधान का जो अगला सवाल जो पूछा गया, क्या संविधान का अनुच्छेद 361 राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 तहत
200 के तहत कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है क्या? अब यहां पर अनुच्छेद 361 को अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख, किसी भी स्टेट का जो प्रमुख है, उनके पद के दौरान न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी होने के लिए विशेष संरक्षण प्रदान है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 361 में इसका उल्लेख किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो राज्य प्रमुख को, राज्यपाल को और राष्ट्रपति को कोई आदेश नहीं दे सकता। एटलीस्ट अगर हम देखें तो उनको पद पर रहते हुए गिरफ्तार भी नहीं कर सकता न्यायालय, ना उनके खिलाफ जो है वो जांच कर सकता। इसके लिए पहले महाभियोग लाया जाता है, एक प्रोसेस होती है, पद से हटाया जाता है और उसके बाद में किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के लिए जो है वो बाध्य किया जा सकता है। पद पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जो इन 3 लोगों को जो है वो आदेश दे सके, और इसका उल्लेख जो है वो 361 में है। इसलिए अनुच्छेद 200 के जो विकल्प है उसका पूरा विवेकाधिकार से प्रयोग करने का विकल्प राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास मौजूद है। फिर उसके बाद में आता है, जब राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 की शक्तियों के इस्तेमाल की समय सीमा और तरीके निर्धारित नहीं है क्या? यह सवाल पूछा है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसमें 3 महीने की जो सीमा निर्धारित की थी, तो यह सवाल पूछा गया है क्या इसका उल्लेख जो है वो संविधान में है क्या? तो आपका आंसर क्या होगा? आप खुद सोच के देखिए। और फिर उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है, क्या राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 201 के तहत संवैधानिक विवादाधिकार का प्रयोग करना न्यायोचित है या नहीं है? तो जब ये सारी, जिसको हम कहते हैं कि वीटो पावर, भारतीय संविधान इन प्रमुख पदों को देता है, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट को जरूरत क्यों पड़ी? तो इससे आपको समझ में आएगा जो मैंने पहले बातें की थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी उसी मानसिकता से गुजर रहा है, और उस मानसिकता को तोड़ना कैसे? क्योंकि जिस पार्टी की विचारधारा से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रेरित है, ज्यादातर फैसलों में जो है वो उस पार्टी की विचारधारा झलकेगी। तो जो लेफ्टिस्ट से आते हैं, लेफ्ट विचारधारा से, और आपने देखा होगा जितने भी जो ये बड़े बड़े पदों पर है वो खास यूनिवर्सिटी से पास आउट है, और उनके उन यूनिवर्सिटी को अगर आप देखोगे, जैसे जेएनयू की हम बात करते हैं, तो जेएनयू में जो है वो लेफ्ट की विचारधारा इस वक्त चरम पर है। तो वहां पर जिस तरीके से बच्चे स्टडी करते हैं, इन शैक्षणिक संस्थानों पर जो कब्जा किया हुआ है विचारधारा के नाम पर, तो उससे आप बाहर कैसे निकालोगे? आपको कन्हैयालाल का तो मुद्दा याद ही होगा, टुकड़े टुकड़े गैंग। तो ये ऐसे लोग जो है वो जेएनयू से ही क्यों निकलते हैं? आप सोच के देखिए, क्योंकि जेएनयू के जो प्रोफेसर है और जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका पूर्णतया जेएनयू के ऊपर कब्जा है। तो वो ठीक उसी विचारधारा से बच्चों को तैयार करते हैं, और आगे जाके ये नस्लें जो है वो उनके लिए काम करती नजर आती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी विपक्ष का कोई नेता बाहर किसी देश में जाता है या इंडिया में, तो वो पहले ऐसी यूनिवर्सिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं जहां पर बच्चों के साथ रूबरू हो सके, स्टूडेंट्स के साथ में, और फिर उनको उससे अवगत कराया जाता है, वो मानसिकता जो है वो डाली जाती है। आगे है सवाल, जब संविधान में राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 201 में कार्य करने के लिए प्रक्रिया और समय सीमा तय नहीं है, तो क्या न्यायिक आदेश के जरिए शक्तियों के इस्तेमाल के तरीके और समय सीमा तय की जा सकती है क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इसका विशेषाधिकार है? तो जवाब तो यही होगा कि अभी तो नहीं है। फिर आता है, क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास में ऐसी कुछ जो है वो शक्तियां हैं जिसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। आगे है इसमें कि जब फैसला कोई लिया जाता है, जैसे तमिलनाडु सरकार के जो याचिका थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, तो क्या संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था? तो उसका जवाब होगा नहीं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहा? क्योंकि ऐसे किसी फैसले को चैलेंज करने के लिए संविधान पीठ की जरूरत होती है, जिसमें कम से कम 5 जजों की बेंच का होना जरूरी है। और ये तब की बात है जब 10 से 12 जो है वो इसमें जजेज हुआ करते थे, लेकिन आज तो इनकी संख्या जो है वो लगभग 34 है। तो इनकी संख्या 5 से तो ज्यादा ही होनी चाहिए, 5 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन
तमिलनाडु सरकार की जो याचिका थी उस पर फैसला देने वाली जजों की बेंच सिर्फ 3 जजों की थी। तो आप सोच सकते हैं चल क्या रहा है। और फिर उसके बाद में क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवादों का हल करने के लिए अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के अलावा किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में विचार नहीं कर सकता क्या? तो ये सवाल जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जवाब दे कि संविधान क्या कहता है और कैसे जो है वो संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक मोर्चा खोले हुए हैं, तो इसको रोका कैसे जाए। तो मुझे लगता है अब आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होगी। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।